हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल वो साला खद्दर वाला का 6वां भाग। मैं कहता हूँ बाहर निकलो यार। एक गार्ड ने अधीर होकर कम से कम 5वीं बार। यूं चूहों की तरह कैद रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये सड़ा हुआ ख्याल अपने दिमाग में रखो। दूसरा गार्ड गुर्रा है। गबरू के बाद इंचार्ज मैं हूँ। ये मेरी ये बात तुम्हें माननी होगी कि हमें हर हाल में यहीं रहना, वैन के अंदर। हमारी ड्यूटी यहीं लगाई गई है। और वैसे भी बाहर निकल कर हम कुछ नहीं कर सकते। वो इस वक्त भी ड्राइविंग सीट पर है। बाहर से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तीसरे ने कहा, उल्टा वही होगा जो एक बार सड़क पर हो चुका है। वो वैन लेकर भाग जाएगी और हम उसी तरह यहाँ रह जाएंगे जैसे 3 सड़क पर रह गए। लेकिन उन्होंने वैन बस के अंदर से निकाली। चौथी अब वो बस को लेकर यहाँ से चला गया। क्या तुम नहीं समझते उसने ऐसा क्यों किया? समझता क्यों नहीं, सब समझ रहा हूँ मैं। इंचार्ज की आवाज़। ऐसा उन्होंने हेलीकॉप्टर को धोखा देने के लिए किया है, ताकि हेलीकॉप्टर में मौजूद मदद को आए हमारे साथी ये सोचकर बस के पीछे लग जाएं कि वैन अभी भी बस के अंदर है। वही हुआ है। कितनी देर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ दोबारा नहीं आई। मतलब साफ है, हेलीकॉप्टर बस के पीछे चला गया, जबकि वैन अभी तक यहीं बरगद के उसी पेड़ के नीचे खड़ी है, और जहाँ उन्होंने इसे बस से निकाला था। क्या हमारा फ़र्ज़ अपने साथियों को इनकी चालाकी के बारे में बताना नहीं था? कर कह सकते थे हम। कैसे बताते? और अब तो वो स्टेज ही नहीं रही। हेलीकॉप्टर इनकी चाल का शिकार होकर बस के पीछे जा चुका है। लेकिन कब तक? कब तक वे खाली बस से धोखा दे सकेंगे? इंचार्ज ने कहा, जल्दी ये भेद खुल जाएगा। हमारे साथी समझ जाएंगे कि वैन यहीं है। धैर्य से काम लेना चाहिए हमें। वे देर सवेर यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। वैसे भी फ़िलहाल कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। त्रिवेणी ड्राइविंग सीट पर बैठी उनकी बहस सुनकर मुस्कुरा रही थी। सबसे सुरक्षित यही लगा था उसे, ये कि ड्राइविंग सीट पर दरवाज़ा बंद करके बैठी रहे। इरादा सचमुच ये था कि अगर उनमें से कोई वैन से बाहर निकले तो उसे गोलियों से भून डाले। परंतु भरपूर बहस के बावजूद कोई बाहर नहीं निकला। उसी पोजीशन में काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा उसे। और तब जब वातावरण में पुनः हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी, त्रिवेणी संभल कर बैठ गई। देखो, सुनो। अंदर से इंचार्ज की आवाज़ है। हेलीकॉप्टर फिर आ गया है। ज़रूर वही हुआ है जो मैंने कहा था। हमारे साथी इनकी चालाकी समझ गए होंगे। त्रिवेणी के दिमाग में सवाल उभरा, कहीं ये सच तो नहीं है? एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए उसने सोचा क्या करे। और फिर जहाँ थी, ये सोचकर वहीं जमी रहने का निश्चय किया कि इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। बरगद के पेड़ के ऊपर चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर कहीं दूर चला गया। आवाज़ धीमी ही सही मगर अब भी आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। त्रिवेणी को लगा हेलीकॉप्टर कहीं लैंड हुआ है। वह इस सस्पेंस में फंसी अपने स्थान पर बैठी रही कि हो कह रहा है। 10 मिनट बाद विंड स्क्रीन के पार वैन के ठीक सामने गौरव नजर आया। त्रिवेणी का चेहरा खिल उठा। वह तेजी से दौड़ता हुआ वैन की तरफ आ रहा था। दरवाजे के नज़दीक पहुंचा। त्रिवेणी कुछ बोलने वाली थी कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए एक कागज़ पकड़ा दिया। कागज़ पर लिखा था, फतेह, हेलीकॉप्टर मेरे कब्जे में। अब हमें राप्ती नदी का पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर पहुंचना है। मैं हेलीकॉप्टर में रहूँगा। पढ़ने के बाद त्रिवेणी ने ड्राइविंग डोर वापस बंद कर लिया। अगला दृश्य। एक गार्ड हेलीकॉप्टर की आवाज़ एक गार्ड हेलीकॉप्टर की आवाज़ फिर आने लगी। दूसरा, वैन चल पड़ी है। तीसरा, हो कह रहा है ये। चौथा, मेरे ख्याल से ये हेलीकॉप्टर से बचकर भागने की कोशिश कर रही है। पांचवा, कब तक भागेगी? वे पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ सुनती त्रिवेणी ड्राइविंग में मग्न रही। ऊपर हेलीकॉप्टर था जो एक तरह से उसका मार्गदर्शन कर रहा था। फिलहाल त्रिवेणी के लिए इतना काफ़ी था कि हालात उनके काबू में हैं, परंतु वे खुशफहमी उस वक्त काफुर हो गई जब उसने जिप्सियों को अपने पीछे आते देखा। कदाचित हवा में गड़गड़ा रहे हेलीकॉप्टर ने उनका भी मार्गदर्शन कर दिया था। ये घिर चुकी है। एक गार्ड ने पिछले छेद से वैन के पीछे लगी जिप्सियों को देखते हुए कहा, मैं अपने साथियों को साफ देख सकता हूँ। ऊपर हेलीकॉप्टर ही है ही। दो और गार्ड ने पिछले छेदों में आंखें सटा दी। कमांडो से भरी जिप्सियों को देखकर चेहरे चमक उठे। मैंने कहा था ना, इंचार्ज ने कहा, सब्र का फल मीठा होता है। दूसरा बोला, अब इन्हें अपनी करतूत का सबक मिलेगा। उनकी बात सुनती त्रिवेणी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर वैन को काफ़ी तेज़ चलाने की कोशिश कर रही थी, किंतु ठोस लोहे की बनी वैन और जिप्सियों में ज़मीन आसमान का अंतर था। जिप्सियाँ प्रतिपल नज़दीक आती जा रही थीं। हालांकि त्रिवेणी जानती थी कि वे उसे घेर कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर भी उन्हें अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहती थी। इसी प्रयास में वैन को राप्ती नदी की तरफ दौड़ा रही थी। हेलीकॉप्टर एक अंगड़ाई सी लेकर जिप्सियों के ऊपर पहुंचा। उनमें मौजूद कमांडोज ने गनें आकाश की तरफ उठाकर फायर किए। हेलीकॉप्टर तो खैर रेंज से बाहर था, लेकिन अरे, इंचार्ज के मुंह से निकला, गैंग के लोग हेलीकॉप्टर पर फायर क्यों कर रहे हैं? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरा बोला, हेलीकॉप्टर में कहीं इसी का साथी तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरे ने कहा। तभी आगे वाली जिप्सी पर हैंड ग्रेनेड जैसी वस्तु गिरी। एक भयंकर विस्फोट के साथ जिप्सी हवा में कई फुट उछली
और आग में लिपटे उसके परखच्चे चारों तरफ बिखर गए। साथ ही बिखर गए उसमें मौजूद कमांडोज के जिस्म। बाकी जिप्सियाँ रुक गईं। छेद से आंखें सटा एक गार्ड चिल्लाया, हेलीकॉप्टर में सचमुच इसका साथी है, उसने हमारी एक जिप्सी को उड़ा दिया। क्या करें? दूसरा उत्तेजित था। इंचार्ज ने फिर कहा, दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने की बेवकूफ़ी मत करना, ये वैन लेकर भाग जाएगी। बाहर जो भी हालात हैं उनसे बाहर वालों को निपटना है। हमारा काम है बशीर साहब की हिफाजत, और जब तक हम यहाँ हैं तब तक कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैन का सफ़र निरंतर जारी था। बची हुई जिप्सियाँ पुनः उसके पीछे लग गईं। अब राप्ती नदी पर बना लोहे का पुल त्रिवेणी के सामने था। दांतों पर दांत जमाए वह स्पीड बढ़ाती चली गई। हेलीकॉप्टर उसके और जिप्सियों के बीच हवा में था। इधर वैन पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंची, उधर हेलीकॉप्टर से एक बैग आकर पुल पर गिरा। बैग में पिन निकले हुए अनेक हैंड ग्रेनेड थे। अत्यंत ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। मुकम्मल पुल अपनी जगह से उखड़कर हवा में सन्ना उठा। लोहे के जलते हुए टुकड़े दसों दिशाओं में 50-50 फुट तक उछले और अंततः करीब 40 फुट नीचे बहरी राप्ती नदी में जा गिरे। इतना ही नहीं, पुल के साथ एक जिप्सी भी नदी में गिरी थी। वह थी जो पुल पर पहुंच चुकी थी। नदी का तेज़ बहाव उन सबको अपने साथ बहा ले गया। बाकी जिप्सियों के टायर चीखे। राप्ती के किनारे पर रुक गई वे। अब उनके सामने कोई पुल नहीं था। जिप्सियों से निकलकर कमांडोज नदी के दूसरी तरफ पहुंच चुकी वैन और हेलीकॉप्टर को देखते रह गए। गुस्से में भन्नाए होने के कारण कुछ ने गनों के मुंह भी खोले। धनखड़ ने कहा, कुछ नहीं होगा, वे रेंज से बाहर हैं। सचमुच राप्ती नदी इतनी चौड़ी थी कि एक किनारे से चलाई गई गोलियां दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकती थीं। नदी इतनी गहरी और बहाव इतना तेज़ था कि उसे पार करने के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी थी। वैन और हेलीकॉप्टर को अपनी रेंज से बाहर निकलता देखकर वे कसमसाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। एक गार्ड चिल्लाए जा रहा था, उस हरामजादे ने तो पुल ही उड़ा दिया। काश 2-4 छेद इसकी छत में भी होते। इंचार्ज झुंझलाया। होंठों पर कामयाबी से लबरेज मुस्कान लिए त्रिवेणी अब आराम से वैन ड्राइव कर रही थी। नदी के साथ साथ बनी सड़क पर बड़ी चली जा रही थी वह। हेलीकॉप्टर हवा में उससे आगे आगे ऐसे कोण पर था कि उसे आराम से देख सकती थी। गौरव ने रुकने का इशारा किया। त्रिवेणी ने तुरंत ब्रेक मारकर वैन सड़क के बीचों बीच रोक दी। हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर काटा और वैन के ठीक सामने सड़क पर लैंड हो गया। अगला दृश्य नदी के इस किनारे पर खड़े एक कमांडो के मुंह से निकला, कर क्या रहे हैं ये? बात कुछ समझ में नहीं आ रही, दूसरे ने कहा। क्यों सर? तीसरे ने धनखड़ से पूछा। आपकी समझ में कुछ आ रहा है? नहीं, धनखड़ इतना ही कह सका। बड़ा अजीब दृश्य था। नदी के उस किनारे पर गौरव और त्रिवेणी जो कुछ कर रहे थे उसे धनखड़ और उसके साथ खड़े सभी कमांडो साफ देख रहे थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। फिलहाल तो वे ये भी नहीं समझ पाए थे कि वे क्या कर रहे हैं, मगर इतना तय था कि जो भी कर रहे थे वैन में मौजूद उनके साथियों के खिलाफ कर रहे थे। छेदों से बसते हुए गौरव और त्रिवेणी ने वैन के नीचे ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर सा लगा दिया। वैन से डीजल निकाला, लकड़ियों पर डाला और गट्ठर में आग लगा दी। उफ! धनखड़ के मुंह से निकला। अब मैं समझा वे क्या चाहते हैं। वैन को जला देना चाहते हैं वे। नहीं, क्या बात कर रहे हो धनखड़ साहब? वो देखो, वैन आग की लपटों से गिर चुकी है। वे गार्ड्स और बशीर को वैन से बाहर निकालना चाहते हैं। कैसे? ये आग वैन की बॉडी को बुरी तरह गर्म कर देगी। कुछ ही देर में तंदूरी चूल्हे जैसी हालत हो जाएगी उसकी। और उफ! क्या कर सकेंगे गार्ड्स? उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। नहीं, एक कमांडो बोला, वे बाहर नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए तो तंदूर में फंसे मुर्गे की तरह भुन जाना पड़ेगा। बड़ी तड़पन तड़पन भरी बेहद बेबस मौत होगी वो। उफ! धनखड़ ने दांत भींचकर अपने एक हाथ का खूंसा दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा, कितने मजबूर हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे हम सामने हो रहा है, मगर कुछ कर नहीं सकते। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी इतना मजबूर हो सकता हूँ। जी चाह रहा है जिसमें पंख लग जाएं, उड़कर पहुँच जाऊँगा। कुछ और ना कर सकता तो कम से कम मर तो सकूँ अपने गार्ड से पहले। आग की लपटें प्रतिपल विकराल होती चली गईं। वैन पूरी तरह ढक गई उनसे। गौरव और त्रिवेणी एक ऐसे विशाल पत्थर की बैग में पोजीशन लिए बैठे थे जहां से वैन का दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकलने वाले शख्स को निशाना बनाया जा सके। वे खुद पत्थर की बैग में पूरी तरह सुरक्षित थे और अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। छोटे कमरे का दरवाज़ा खुला। हड़बड़ाए हुए बशीर ने बाहर आकर पूछा, वैन इतनी गर्म क्यों हो रही है? प्लीज़ सर, आप अंदर ही रहें। अरे! छेदों के जरिए आग को देखते हुए बशीर चौंका। वैन तो आग से घिरी है, किसने किया ऐसा? उन्हीं सालों ने, और कौन करेगा? प्लीज़ सर आप। छोड़ यार। बशीर ने एक झटके से खुद को छुड़ाया। और बंद करो ये बकवास। कब तक चूहे की तरह छुपा रहूँगा मैं? जब वे वैन को ही जलाकर राख कर देंगे तो बचेगा क्या? समझने की कोशिश कीजिए सर। आग वैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ देर में सारी लकड़ियाँ खुद जलकर राख हो जाएंगी। वैन का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, मगर लकड़ियों के बुझने तक हम ज़रूर चने की तरह बन जाएंगे। और फिर वे भला आग को क्यों बुझने देंगे? और लकड़ियाँ डाल देंगे उसमें। फर्श साला इतना गर्म हो गया है कि इस पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। समझने की कोशिश करो यार।
वे चाहते ही ये हैं कि हम इस गर्मी से परेशान होकर बाहर निकलें और वे पत्थर की बैग में पोजीशन लिए उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं। दीवार दहकने लगी है। दोनों तरफ मौत है, बशीर ने कहा। वैन में मुर्गे की तरह उनका मर जाने से बेहतर उनकी गोलियों से मरना। कम से कम मुकाबला तो कर सकेंगे उनका। मुमकिन है फतेह हमारी हो, वे केवल दो हैं। यकीनन दो आदमियों से डरकर वैन में मरना बेवकूफ़ी होगी। वैन की तपिश बढ़ने के साथ सभी उग्र होते चले गए। इंचार्ज के अलावा सभी एक राय थे, ये कि बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। अंदर बहस चलती रही, बाहर से आग अपना काम कर रही थी। वैन ज्यों-ज्यों गर्म होती गई उनकी बेचैनी बढ़ी। सचमुच भट्टी में तब्दील होती जा रही थी वो। सभी पसीने से तर हो गए। नामुमकिन हो गया उसमें रहना। खुद इंचार्ज को भी लगने लगा ये मौत समझदारी भरी नहीं होगी। फिर भी इंचार्ज होने के नाते कहा, हमें अपनी जान देकर भी बशीर साहब की हिफाजत करनी है। तुम्हारे यूं जान देने से मैं बच नहीं जाऊंगा बेवकूफ़, बशीर दहाड़ा। अब बर्दाश्त नहीं हो रही है तपिश, एक ने कहा। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। हम बशीर साहब को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, आखिरी कोशिश। इन हालात में भला क्या कोशिश की जा सकती है? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जल्दी बोल। बशीर साहब अपने कमरे में बंद रहेंगे। बशीर भड़का। मुझे बंद रहकर मरना मंजूर नहीं है। सुनिए तो सही। सही साहब। अधूरी बात सुनकर मत भड़किए। बक। हम सब यानी पांचों गार्ड दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदेंगे। मुकाबला करने की कोशिश करेंगे उनसे। पहला मिशन होगा वैन को नदी में लुढ़का देना। याद रहे, वैन इस वक्त नदी के किनारे पर बनाई गई सड़क पर है। नदी नीचे है, यानी एक बार अगर हम लुढ़काने में कामयाब हो गए तो उनका बाप भी इसे स्वतः लुढ़क कर नदी में गिरने से नहीं बचा सकता। वैन के नदी में पहुंचते ही बशीर साहब इससे निकलकर तैरती हुई उनकी पकड़ से बाहर निकल जाएंगी। गुड, एक कह उठा। आइडिया बेहतरीन है। बात सभी को जची। बशीर ने कहा, ओके, मैं कमरे में जाता हूँ। अगला दृश्य। दरवाज़ा खुला। पांचों गार्ड जलती हुई आग के पार से बाहर कूदे। इसी क्षण का इंतजार कर रहे गौरव और त्रिवेणी ने फायरिंग की। एक चीख उभरी, जवाबी फायरिंग की गई। उनकी तरफ से चलाई गई गोलियां पत्थर से टकराकर छितरा गईं। दो गार्ड उन पर गोलियां चला रहे थे। तीन वैन की तरफ लपके अपना काम शुरू किया। उनका इरादा भापते ही त्रिवेणी चिल्लाई, कृपाल, वे वैन को नदी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बशीर अभी उसी में, गौरव चीखा। उन पर फायरिंग कर रहे दो गार्डों का मकसद उनका ध्यान खुद पर उलझाए रखना था ताकि बाकी तीनों वैन को ढलान पर लुढ़का सके। लेकिन गौरव और त्रिवेणी उनका इरादा भांप चुके थे, अतः दो को भूनकर तीन पर फायरिंग की। ये किसी आड़ में नहीं थे, इसलिए गोलियां जिस्म छलनी कर गई। बुरी तरह घायल उन्हीं में से एक ने दांत बीच कर कहा, मर तो रही हैं, जोर से धक्का दो। और वैन उलटकर ढलान पर जा गिरी। एक बार गिरी तो नदी की तरफ लुढ़कती चली गई। आखिर वे कामयाब हो गए। सर्राती सी त्रिवेणी ने वैन को ढकेलने वाले गार्ड्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। लुढ़कती वैन को देखकर होंठों पर मुस्कान लिए तीनों ढेर हो गए। दो में से एक पहले मर चुका था, दूसरे ने बाकायदा पत्थर की तरफ जंप लगा दी। गौरव ने फायर किया, गोली हवा में उसे लगी। उसकी लाश पत्थर के इधर गौरव और त्रिवेणी के बीच में गिरी। अब उनका ध्यान वैन की तरफ गया। वह ढलान पर दो मजबूत पेड़ों के बीच उलझ कर रह गई थी। टायर आकाश की तरफ थे, छत जमीन की तरफ। पोजीशन ऐसी थी कि पेड़ हटा लिया जाए तो सीधी नदी में जा गिरे। गौरव और त्रिवेणी पत्थर की बैग से निकलकर वैन की तरफ लपके। अभी वे ढलान पर उससे दूरी थे कि धाएं, वैन के सुराग से गोली चली। त्रिवेणी के अलग से चीख निकल गई। गोली उसके बाजू से रगड़ती हुई निकल गई थी। दूसरी गोली गौरव को निशाना बनाकर चलाई गई, परंतु खतरा भांपकर वो पहले ही खुद को एक पेड़ की बैग में छुपा चुका था। त्रिवेणी नदी की तरफ लुढ़कती चली जा रही थी। गौरव के पास उसे लुढ़कने से रोकने की कोई तरकीब ही नहीं थी। तभी बशीर ने वैन से निकलकर नदी की तरफ दौड़ना शुरू किया। उसके हाथ में एक गन थी। गौरव पेड़ की बैग से गोरिल्ले की तरह उस पर झपटा। इधर त्रिवेणी को नदी की तरफ लुढ़कने से वैन ने रोक लिया था। उधर एक दूसरे से गुदे बशीर और गौरव अंततः नदी में जा गिरे। दोनों के हथियार ढलान पर ही कहीं हाथों से निकल चुके थे। बशीर की कोशिश गौरव की गिरफ्त से निकलकर नदी के तेज़ बहाव के साथ बहते चले जाना था, जबकि गौरव की कोशिश थी उसे नदी से निकालना। उस किनारे पर खड़े होकर धनखड़ और कमांडोज एक एक घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। ऐसे प्रत्यक्षदर्शी जो सिर्फ देख सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। अंततः गौरव बशीर को नदी से निकालने में कामयाब हो गया। उसकी गिरफ्त में फंसा बशीर चीख पड़ा, मार डाल हरामजादे, मार डाल मुझे। इतनी आसानी से नहीं हरामजादे, इतनी आसानी से नहीं। दांत भींच कर कहने के साथ उसने बशीर की बाईं कलाई वहाँ से जकड़ ली जहाँ उसकी रिस्ट वॉच बंधी थी। सिर्फ तुझे मारना होता तो वैन की होली भी जला सकता था, मगर नहीं, मेरा मकसद केवल तुझे मारना नहीं, ये रिस्ट वॉच भी हासिल करना था। बशीर के फरिश्ते तक उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके। त्रिवेणी वैन की तरफ से उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। गौरव ने फुर्ती से रिस्ट वॉच बशीर की कलाई से उतारकर अपनी जेब में डाल ली। बशीर ने महसूस किया कि अपनी यह हरकत उसने त्रिवेणी से छुपाई है। त्रिवेणी बोल रही हूँ मिस्टर चिंगारा,
आवाज़ ट्रांसमीटर से निकलकर मुकम्मल कक्ष में गूंज। इस ट्रांसमीटर से निकलने वाली मेरी आवाज़ तुम्हें सब कुछ समझा सकती है? जिंगारा ने संत स्वर में पूछा। कहाँ से बोल रही हो? अपने हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं सुन रहे? सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। कबूल करता हूँ जंग के इस पहले मोर्चे पर तुम 20 साबित हुए, मगर जंग अभी शुरू हुई है लड़की। अंत मेरे हाथों होगा। इतनी जल्दी अंत तक मत पहुँचो जिंगारा। त्रिवेणी के स्थान पर गौरव की आवाज़ उभरी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। मतलब? तुम जन्नत के होटल की छत पर पहुँचो। क्या दिखाना चाहते हो? देखने की चीज़ को सुनने में मज़ा नहीं आता। कहने के बाद दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। ठगा सा खड़ा रह गया जिंगारा। क्या हुआ सर? भदौरिया ने पूछा। पता नहीं क्या दिखाना चाहता है कमबख्त। छत पर बुला रहा है। छत पर? आओ। कहने के साथ वह कक्ष के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भदौरिया पीछे लपका। कुछ देर बाद वे एक लिफ्ट में सफ़र कर रहे थे। टॉप फ्लोर पर पहुंचे। वहां से सीढ़ियों द्वारा छत पर कदम रखते ही जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देखकर चिंगारा का चेहरा भट्टी की मानिंद तपने लगा। गुस्से की ज़्यादती के कारण सारा जिस्म सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था उसका। भतौरिया तक के रोंगटे खड़े हो गए। वातावरण में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंज रही थी। उस हेलीकॉप्टर की जो जन्नत होटल के आसपास शहर के चक्कर लगा रहा था। हेलीकॉप्टर से बंधी करीब 10 गज लंबी रस्सी के निचले सिरे पर एक इंसानी जिस्म बंधा हुआ था। अपने हाथ पैर चला रहा था वो। सो जाहिर था वो लाश नहीं, जिंदा है। अलग से चीखें भी ज़रूर निकल रही होंगी, परंतु ज़्यादा ऊपर होने और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट के कारण आवाज़ नीचे नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। दृश्य ऐसा था कि उसे अकेले चिंगारा और भदौरिया नहीं बल्कि अनेक लोग देख रहे थे। छत पर दूर दूर तक लोग नज़र आ रहे थे। सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया था। हर नज़र हेलीकॉप्टर पर थी। सर, भदौरिया ने पूछा, कौन हो सकता है वो? अब भी नहीं समझा गधे? जंगारा ने अपनी झुंझलाहट भदौरिया पर उतारी। बशीर के अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? सारे शहर में बाबा गैंग का कचरा करने के लिए। वे शहर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब किसी को बाबा गैंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। सचमुच हवा ख़राब कर देगा ये तो। बहुत जल्द इनकी इस हरकत का जवाब देना होगा। कहते वक्त हज़ारों लाखों आंखों की तरह जिंगारा की आंखें भी हेलीकॉप्टर पर ही जमी जमी थी। शहर को भरपूर तमाशा दिखाने के बाद हेलीकॉप्टर जन्नत होटल के ठीक ऊपर पहुंचा। और फिर लोगों ने रस्सी को हेलीकॉप्टर से अलग होते देखा। इंसानी चीखें गूंज उठीं। बशीर का जिस्म तेज़ी से नीचे आया और धम्म से चिंगारा के कदमों में आ गिरा। पलक झपकते ही चारों तरफ खून बिखर गया। बशीर का सिर फट गया था। अंतिम हिचकी लेने से पहले उसने उठने की कोशिश की। मरने से पूर्व इतना ही कह सका, आपने मुझे चूहे की मौत मरने पर मजबूर कर दिया जिंगारा साहब। अगला दृश्य। धूम धड़ाम धूम धम। रट 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 थाए थाए थाए। इन आवाज़ों ने पूरे इलाके को दहला डाला। इंसानी चीखें भयंकर आवाज़ों के बीच दबकर रह गईं। ऐसा हमला हुआ कृपाल सिंह के फार्म हाउस पर जैसे दुश्मन ने सियाचिन ग्लेशियर पर किया। बाबा गैंग का हमलावर दस्ता तूफान की तरह आया वहाँ। शुरुआती दौर में तो हड़बड़ाई गए रॉके गनमैन। जल्दी संभले, जवाबी हमला किया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। परंतु हमलावर क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए थे इसलिए गनमैन पर हावी रहे और वह खास काम करके आंधी की तरह निकल गए जिसके लिए आए थे। अगला दृश्य। 10, पूरे 10 आदमी थे तुम यहाँ। दोनों हाथों से गनमैन्स के इंचार्ज का गिरेबान पकड़े त्रिवेणी हिस्टीरियाई अंदाज में चीख रही थी। फिर कैसे हो गया ये सब, कैसे? वे 20 थे मैडम। इंचार्ज में आया। शायद 20 से भी ज़्यादा। मगर तुम रॉ के लोग, ऐसे हालात से निपटने की खास ट्रेनिंग दी जाती है तुम्हें। और वे क्या थे? गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के? हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती उन्हें? उनके पास हमसे ज़्यादा आधुनिक हथियार थे। AK-47 और हैंड ग्रेनेड तक लिए हुए थे। आते ही बारिश सी कर दी। देखे तो सही, सारी इमारत ध्वस्त कर डाली। कुछ भी हो गया था, कुछ भी। मगर कृपा राम और शारदा को अपने साथ कैसे ले गए वे? मैं कहती हूँ मर जाना चाहिए था तुम सबको भी। उसके बाद वे उन्हें ले जाने में कामयाब हो जाते तो मुझे दुख नहीं होता। मगर तुम्हारे जीते जी कैसे कर सके वे उनका अपहरण? देख तो रही हैं आप, हमारे 5 साथी मारे गए। लेकिन लेकिन मुकाबला करने में हम भी पीछे नहीं रहे। बदले में उनके 12 आदमी मार गिरे। देख रही हूँ, सारी बहादुरी देख रही हूँ तुम्हारी। कहने के साथ इंचार्ज का गिरेबान छोड़कर त्रिवेणी ने फार्म हाउस की इमारत को देखा। उसकी कई छत और दीवारें गिर चुकी थीं। धुआं निकल रहा था। कई जगह तो अब भी आग लगी हुई थी और जगह जगह पर पड़ी थी रॉ के गनमैन्स और बाबा गैंग के आदमियों की लाशें। किसी छोटे मोटे युद्ध के बाद कैसे उस दृश्य को देखती त्रिवेणी कहती चली गई, जीत का सेहरा ज़्यादा लाशें बिछा देने वाले के सिर नहीं बल्कि अपने मिशन में कामयाब होने वाले को बनता है। तुम्हारा मिशन कृपाराम और शारदा की हिफाजत करना था। उनका मिशन था उन्हें अपने साथ ले जाना, और वो ले गए। जीत उनकी हुई है, उन हरामजादों की। इंचार्ज ने गर्दन झुका ली। त्रिवेणी, काफ़ी देर से खामोश गौरव ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब इन विचारों पर गुस्सा करने से वह सब कुछ वापस नहीं आ सकता।
और फिर जो कुछ हमने किया उसके जवाब में कुछ तो करना ही था उन्हें। अपनी साख को बचाने का शायद यही रास्ता सूझा उन्हें, मगर मुझे कम से कम इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी उनसे। हमें भी फ़ौरन कुछ करना होगा कृपाल। पहली बार किसी जंग में मैंने अपने इतने आदमी खोए हैं। त्रिवेणी भन्नाई हुई थी। हर एक के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेना होगा मुझे। मेरे ख्याल से फ़िलहाल करना हमें नहीं, उन्हें कुछ है। मतलब? सोचने वाली बात है। मम्मी पापा को किडनैप क्यों किया उन्होंने? मार क्यों नहीं डाला? क्या कहना चाहते हो? शायद उन्हें मुझसे कोई काम है। काम? तुम्हें उन्हें क्या तुम्हें उन तुमसे उन्हें क्या काम हो सकता है? ये तो वही बेहतर जानते होंगे। कहने के लिए कुछ सूझा नहीं त्रिवेणी को। एकाएक उसने अपनी मोटे नग वाली अंगूठी का नग हटाया। उसमें मौजूद छोटे से ट्रांसमीटर को देखकर गौरव दंग रह गया। ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध स्थापित होने पर वो बोली, सर, डगलस के बारे में सब कुछ बताने के बाद मैंने आपसे दिलशाद को यहाँ भेजने के लिए कहा था। वो अभी तक नहीं पहुँचा। हम भेज चुके हैं। ट्रांसमीटर से बारीक आवाज़ निकली, पहुँचने वाला होगा। थैंक यू सर। हमारे ख्याल से तुमने वहाँ दुश्मनों की नाक में दम कर रखा है, कहा गया। आपको ऐसा क्यों लगा सर? उसी का फ़ोन आया था जिसने एक बार भदौरिया को छोड़ने के लिए कहा था। ओह, क्या चाहता था इस बार? कि तुम्हें वहाँ से वापस बुला लिया जाए। सिकुड़ गई त्रिवेणी की आंखें। तो हमने कह दिया ये नामुमकिन है। थैंक यू सर, थैंक यू। कहने के बाद त्रिवेणी ने संबंध विच्छेद कर दिया। उस वक्त वह अंगूठी के नग को यथास्थान फिक्स कर रही थी जब गौरव ने पूछा, ये दिलशाद कौन है? मेरा असिस्टेंट। असिस्टेंट? अक्सर हर केस में मेरे साथ रहता है। यहाँ ये सोचकर नहीं लाई थी कि डगलस तो आई। सचमुच स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि जिसे स्थानीय शाखा का चीफ बना रखा है वही बाबा गैंग के हाथों बिका हुआ होगा। सुनने के बाद खुद चीफ हैरान रह गए। उसी समय मैंने दिलशाद को यहाँ भेजने के लिए कहा था। वो आ गया होता तो शायद ये लोग तुम्हारे माँ बाप को किडनैप नहीं कर पाते। अगला दृश्य। फूलवती जी से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। दरबान ने अपनी रेडियम डायल रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा। इस वक्त? सुबह के 4 बज गए, गौरव ने कहा। शरीफ आदमी को इस वक्त सोकर उठ जाना चाहिए। सो तो ठीक है साहब, मगर हमारी मैडम सुबह के 9 बजे उठती हैं। त्रिवेणी बोली। इंटरकॉम उठाओ, कहो त्रिवेणी बनर्जी इसी वक्त मिलना चाहती है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद इंटरकॉम उठाकर बात कर लूँगी। अजीब धींगा मुझती है। आप तो त्रिवेणी बनर्जी हुई, और आप कौन हुए साहब? कृपाल सिंह यादव। आप? इस शब्द के साथ दरबान के हाथ में मौजूद रूल ज़मीन पर गिर गया, परंतु उस तरफ लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया उसने। गौरव की तरफ देखते वक्त चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो अजूबा देख रहा हो। मुंह से निकला, साहब आप हैं वो? क्या क्या ऊट पटांग सुना आपके बारे में? अगर आप ही वो हैं तो, हालांकि बहुत दिन बाद आए हैं आप, मगर मुझे ज़रूर जानते होंगे। जब मैडम की पार्टी में थे तो अक्सर आते थे साहब। आपने उन्हें हमारे आने की खबर करो। गौरव उसकी बात काट कर गुर्राया। अभी अभी करता हूँ साहब। कहने के साथ उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया, तो तेजना की ज़्यादती के कारण उसका हाथ कांप रहा था। एक बैल जाते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। अरे, दरबान क्या उठा? लगता है मैडम जाग रही। रिसीवर त्रिवेणी ने छीन लिया। कहो राम प्यारे। दूसरी तरफ से अक्खड़ आवाज़ उभरी। क्या बात है? त्रिवेणी बोल रही हूँ, त्रिवेणी बनर्जी। अरे, बुरी तरह चौंका हुआ सर। आप यहीं आ गई? त्रिवेणी हैरान। पूछा, मतलब? क्या कृपाल सिंह भी है आपके साथ? हाँ, मगर ये तो कमाल हो गया। मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। हमारे पास? मारे आश्चर्य के त्रिवेणी का बुरा हाल था। क्यों? आप लोग आ ही गए हैं तो ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से बताऊंगी। वैसे भी बात इंटरकॉम पर बताने लायक नहीं है। रिसीवर राम प्यारे को दो। त्रिवेणी ने वैसे ही किया। अगला दृश्य। फूलवती एक मोटी काली और बेडौल औरत थी। चेहरे पर चेचक के दाग। सामने आते ही उसने हाथ जोड़े। मुस्कुराने के फेर में लंबे लंबे दांत दिखाए। हालांकि वह मुस्कान यांत्रिक थी, परंतु इस तरह वह खुद को शालीन दिखाने के लिए मुस्कुराया करती थी। दोनों कलाई में मौजूद सोने के मोटे मोटे कंगन कांच को चूड़ियों से टकराकर खनके। इस वक्त वह सलवार सूट पहने हुए थी। माथे पर चौड़ी बिंदी, नाक में डायमंड की नथ, कानों में बुंदे। बैठिए बैठिए, कहती हुई वह स्वयं बैठ गई। कहिए कैसे आना हुआ? पहले आप बताइए, त्रिवेणी ने कहा। हमारे पास क्यों आने वाली थी? क्या बताऊं, मुझे तो इसने मुसीबत में फंसा दिया है। त्रिवेणी से कहने के बाद वह गौरव की तरफ मुखातिब हुई। समझ नहीं पा रही हूँ तुझे गौरव कहूँ या कृपाल। खैर, जो भी तू है, क्या पंगा ले रखा बाबा खान से? तुम्हें कैसे पता मैंने बाबा खान से पंगा ले रखा है? पढ़, पढ़ इसे। कहने के साथ उसने अपने वक्ष स्थल से एक कागज़ निकालकर गौरव की तरफ बढ़ा दिया। सस्पेंस में डूबे गौरव ने कागज़ ले लिया, तहें खोली। बगल में बैठी त्रिवेणी भी कागज़ पर झुक चुकी थी। कागज़ के ऊपर बाएं कोने पर बी छपा था। उसे देखते ही गौरव क्या उठा। बाबा खान का लेटर पैड। त्रिवेणी ने कागज़ को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, फूलवती, गौरव नाम का वो लड़का जो खुद को कृपाल बताता फिर रहा है कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है। हमें उससे कुछ बातें करनी है। उसे लाने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। वैसे वो आने से इनकार नहीं करेगा क्योंकि उसके माँ बाप हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर तुमने हिचकिचाहट दिखाई तो हम नाराज़ हो जाएंगे।
और हमारी नाराज़गी का अंजाम तुम जानती हो क्या हो सकता है। उसे कल सुबह 10 बजे अपने साथ लेकर अजय सिंघानिया के बंगले पर पहुंचना है। पढ़ने के बाद गौरव और त्रिवेणी ने चेहरे ऊपर उठाए ही थे कि फूलवती ने कहा, जब से लेटर मिला नींद उड़ गई है मेरी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, त्रिवेणी ने कहा। जी पूछिए। ये लेटर आपको कब मिला? करीब 1 घंटा पहले। किसने दिया? कोई आदमी राम प्यारे को ये कहकर दे गया कि बाबा खान ने भिजवाया। बाबा खान का नाम ही ऐसा है कि क्या छोटा क्या बड़ा सब जानते हैं। आमतौर पर राम प्यारे हमें जगाता नहीं, मगर बाबा खान का नाम सुनकर जगाना पड़ा। लेटर को पढ़कर आप क्या करने वाली थी? बताया तो था इंटरकॉम पर तुम लोगों के पास आने वाली थी। कहाँ? इसके फार्म हाउस पर। आपको कैसे पता मैं और ये वहाँ थे? लेटर में तो इस बारे में कुछ लिखा नहीं है। गिरधारी लाल को फ़ोन किया था, उसी ने बताया। ये भी बताया कि वहाँ क्यों आने वाली थी? त्रिवेणी ने उसकी बात काटी। वही पूछना है जो इस वक्त पूछ रही हूँ। 10 बजे मेरे साथ, यानी आप इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं? होना पड़ेगा भाई, ऑर्डर बाबा खान का है। इसका मतलब आप पहले भी उसके लिए काम करती रही हैं? नहीं। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, कम से कम मुझे उसका फरमान पहली बार मिला है। झूठ बोल रही हो तुम। गौरव गुर्रा उठा। सरासर झूठ। जवाब में फूलवती भी गुर्राई। तू क्यों बिदक रहा है? कभी कभी नहीं, अक्सर काम करती हो तुम बाबा खान के लिए। गौरव कहता चला गया। राजनीति में एजेंट हो उसकी। तुम जानती हो फूलवती, कम से कम मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं और राजनीति में बाबा खान की एजेंट? फूलवती ने इस तरह कहा जैसे गौरव को कच्चा चबा जाएगी। क्यों सरकारी जासूस के सामने मेरा मुंह खुलवाता है? एजेंट तो अपनी मौत से पहले तू था उसका। तूने क्या नहीं किया बाबा खान के लिए? मैं कब कहा? मैंने कब कहा मैं दूध का धुला था? फिर? फिर क्या? मुझ पर आरोप क्या लगा रहा? आरोप नहीं लगा रहा फूलवती। तुम जानती हो एक ही हमाम के नंगे हैं हम। मिस त्रिवेणी, फूलवती ने कहा। मैं समझ गई। ये शायद तुम्हें यह कहकर लाया था कि मैं बाबा खान के लिए काम करती हूँ, मगर समझ सकती हूँ रॉकी एजेंट हो तुम। दिमाग खाती होगी। सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे अरे गहरे की बातों में आ जाऊंगी। सोचने वाली बात है। अगर मैं बाबा खान के लिए काम करती होती तो उसे ये धमकी भरा लेटर लिखने की क्या ज़रूरत थी? सीधे सीधे फ़ोन पर कह देता कि इसे लेकर। वही तो कह रहा हूँ मैं। गौरव चीख पड़ा। बाबा खान बेहद चालाक है। देख रही हो त्रिवेणी, तुम्हारे ही सामने इससे काम भी ले रहा है और इस लेटर के ज़रिए यह भी साबित कर रहा है कि ये उसका परमानेंट एजेंट नहीं है। जबकि जबकि मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इनके संबंधों को। सबसे पहला चुनाव बाबा खान ने मुझसे इसी की पार्टी से लड़ाया था। सॉरी, चुनाव। बाबा खान के एक इशारे पर टिकट दे दिया था इसने मुझे। क्योंकि क्योंकि मेरी तरह से भी बाबा खान पॉलिटिक्स में लाया था। उससे पहले डाकू थी ये। धीरे धीरे अपनी बिरादरी वालों को इकट्ठा किया, उन्हें सब्ज बाग दिखाकर बेवकूफ़ बना और नेता बन बैठी उनकी। तो तू ही कौन सा सारे देश का नेता है? पीछे फूलबती भी ना रही। तेरे पीछे भी तो एक ही बिरादरी है। तू क्या था राजनीति में आने से पहले, लुच्चा लफंगा कहीं का? गौरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि त्रिवेणी गुर्रा उठी। प्लीज़ कृपाल। गौरव चुप रह गया, मगर घूर फूलवती को ही रहा था। तो बाबा खान की तरफ से आपको ये पहला फरमान मिला है? जी। और आप वही करेंगी जो इसमें लिखा है? करना पड़ेगा। क्यों? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा फरमान। फिर पढ़ लीजिए, उसने धमकी दी है। वही जानना चाहती हूँ, क्या धमकी दी है उसने? अगर आप वैसा नहीं करेंगे जैसा बाबा खान चाहता है तो क्या करेगा वो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को ख़त्म करा सकता है। तुम बेकार टाइम वेस्ट कर रही हो त्रिवेणी। झूठ बोल रही है ये। गौरव क्या उठा। असलियत यह है कि उसके पास इसके द्वारा डाकू जीवन में किए गए गुनाहों के पूरे सबूत हैं। जिस दिन इसने उसके हुक्म मानने बंद कर दिए उस दिन वो उसे फांसी तक करा सकता है। सबूत तो तेरे कुकर्मों के हैं उस पर। त्रिवेणी ने तुरंत बात पकड़ी। आपको कैसे पता? सुना है मैंने। बौखला कर फूलवती ने बात संभाली। वैसे भी कौन नहीं जानता राजनीति में आने से पहले ये क्या था। मैं यहाँ इस बहस में पढ़ने नहीं आई, त्रिवेणी ने कहा। कहना ये चाहती हूँ, आप जैसी लीडर भी अगर धमकियों के आगे झुकने लगी तो आम आदमी का क्या होगा? आप तो ये बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि केंद्र से आई हैं। इस प्रदेश में रहो तो जानोगी बाबा खान का दूसरा नाम ऑक्सीजन है, और बगैर ऑक्सीजन के कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। बड़े शर्म की बात है। आपके लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। त्रिवेणी उसके ढीठ पने को देखती रह गई। कुछ देर बाद बोली, खैर, सोचा था तुम्हें इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा, मगर तो खुद ही तैयार बैठी हो। आप नहीं जा सकेंगी हमारे साथ। गौरव ने कहा। ये जा भी नहीं रही हैं। गुड। फूलवती मुस्कुराई। ठीक 9:45 यहाँ आ जाना। अगला दृश्य। त्रिवेणी बिल्ली की मानिंद दबे पांव ढके हुए दरवाजे के नज़दीक पहुंची। झुकी और की होल से आंख सटा दी। एक बेड पर सो रहा गौरव साफ चमक रहा था। कमरे में हल्के हल्के खर्राटों की आवाज़ें गूंज रही थीं। संतुष्ट होने के बाद वह सीधी हुई और आहिस्ता से दरवाज़ा वापस भिड़ाया। गौरव के पोज या खर्राटों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह दबे पांव बेड के नज़दीक पहुंची। बहुत आहिस्ता से आवाज़ दी, कृपाल, कृपाल। अंदाज ऐसा था कि यदि वह कच्ची नींद में हो तो हुंकार भरे।
और गहरी नींद में हो तो जग ना पाए। जब गौरव की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया तो त्रिवेदी ने अपनी जीन्स की जेब से 265 एक छोटी प्लासनुमा कैंची निकाली। कैंची को दाएं हाथ के अंगूठे और एक उंगली में फंसाए वह सांस रोककर गौरव पर झुकी। कैंची वाला हाथ आगे बढ़ा और उस लॉकेट के कुंडे तक पहुंचता चला गया जो एक सोने की चैन के साथ गले में पड़ा हुआ था। नज़र उसके फेस पर गड़ाए त्रिवेदी ने प्लासनुमा कैंची से लॉकेट को अलग कर लिया। दिल के आकार का वह लॉकेट अपने साइज़ के मुकाबले काफ़ी भारी था। लॉकेट और कैंची जेब में रखने के बाद एक बार फिर त्रिवेदी ने पुष्टि की कि वह सो रहा है। संतुष्ट होने के बाद जिस तरह दबे पाँव आई थी उसी तरह कमरे से बाहर निकल गई। गैलरी में पहुंची और फिर लपक कर उस कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में वहां पहुंच गई जहां पहले से ही गोरे रंग का एक हष्टपुष्ट युवक मौजूद था। घुंघराले बालों वाले उस लड़के ने त्रिवेणी को देखते ही पूछा, फतेह? आदि, त्रिवेणी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अब वो कहाँ है? लड़के ने नज़दीक रखी मेज़ की तरफ इशारा किया। इसमें। ओके, कहने के साथ त्रिवेणी ने जेब से लॉकेट निकाल कर खोला। वह छोटे से फ़ोटो फ्रेम की तरह खुल गया। एक पल्ले में गौरव की फ़ोटो थी और दूसरे में शिप्रा की। उन्हें देखकर त्रिवेणी मुस्कुराई। लड़के से कहा, दिलशाद, तुम उस पर नज़र रखो, मैं इस काम को निपटाती हूँ। ओके मैडम। कहने के बाद वह कमरे से बाहर आया, दबे पाँव गैलरी पार की और उसकी हॉल में आँख सटा दी जिसके पार गौरव था। खर्राटे अब भी गूंज रहे थे। गहरी नींद में था वो। दिलशाद बराबर उस पर आंखें गड़ाए रहा। करीब 10 मिनट बाद तब चौंका जब किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने देखा त्रिवेणी बगल में खड़ी थी। सचमुच वह उसकी पश्चात नहीं सुन पाया था। सो रहा है, दिलशाद फुसफुसाया। त्रिवेणी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। ढका हुआ दरवाज़ा पुनः खोला और कमरे में पहुंच गई। जिस तरह बगैर ज़रा भी आहट पैदा किए लॉकेट चेन से अलग किया था उसी तरह प्लासनुमा कैंची से पुनः चेन में डालकर उसका पॉइंट कस दिया। अब दिलशाद उसे वापस दरवाजे की तरफ लौटते देख रहा था। आँख बेसुध पड़े गौरव पर थी। कुछ देर बाद वे सामने वाले कमरे में थे। दिलशाद ने कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? दिलशाद, क्या तुम ट्रेनिंग के दरमियान तोते की तरह रटाए जाने वाले इस मंत्र को भूल गए कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? वो मतलब नहीं था मेरा। दरअसल मैं जानना चाहता था कि आपको उस पर क्या शक है। जितना अब तक हुआ है वो इतना हैरत अंगेज़ है कि ये कबूल करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मतलब, क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि गौरव नाम के इस लड़के के अंदर असल में गौरव नहीं बल्कि कृपाल सिंह यादव है? ऐसी बकवास पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक यही विचार मेरे बल्कि हर पढ़े लिखे आदमी के होंगे, परंतु घटनाएं मैं पूरी तरह गलत ठहरा रही हूँ। बशीर प्रकरण में इसने एक ऐसी हरकत की है जिसका कारण मेरी समझ से बाहर है, मगर इतना तय है कि ये मुझसे छुपकर कोई बड़ा खेल खेल रहा है। कैसा खेल? वो खेल रिस्ट वॉच से कनेक्टेड है। कहता तो ये है कि रिस्ट वॉच में स्विस बैंक के उस लॉकर का कोड कार्ड है जिसमें लाखों डॉलर पड़े, मगर मुझे चक्कर कुछ और ही लगता है। बात उस वक्त की है जब उन्होंने बाबा गैंग के खिलाफ जंग शुरू करने का निश्चय किया। हालांकि शुरुआत कहीं से भी हो सकती थी, मगर इसकी जिद थी बशीर का मर्डर। ये कोई और काम करने के लिए नहीं बल्कि हज़ार सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेद कर यही काम करने की जिद पकड़े रहा। बात खटकी तो उस वक्त भी थी, परंतु ये सोचकर रह गई क्योंकि उसे बशीर नहीं ट्रक से कुचला था बशीर को लक्ष्य बनाना उसकी भावनाओं से जुड़ा। परंतु बशीर जैसे ही इसके हत्थे चढ़ा और जो हरकत इसने की उसने मेरे बहुत से सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन उनसे भी बड़े सवाल पैदा कर दिए। हरकत क्या थी? बशीर की कलाई में एक रिस्ट वॉच थी। अपनी समझ में इसने उसे मुझसे छिपाकर अपनी जेब में डाल ली। मतलब क्या हुआ इसका? मेरे ख्याल से ये वही रिस्ट वॉच है जिसके लिए शुरू से मरा जा रहा था, यानी कृपाल की रिस्ट वॉच। इसे उसने गैरेज में ही बशीर की कलाई पर देख लिया होगा। तभी से उसका उद्देश्य से हासिल करना हो गया। अर्थात जवाब मिल जाता है कि बशीर के मर्डर की जिद पर ही क्यों अड़ा हुआ था। लेकिन कृपाल की रिस्ट वॉच बशीर की कलाई पर कैसे पहुंच गई? ये कोई खास बात नहीं है, खास तौर पर इस बात को देखते हुए कि कृपाल की हत्या बशीर ने की थी। त्रिवेणी बोली, अब बड़े सवाल ये पैदा होते हैं कि रिस्ट वॉच इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसने उसे मुझसे क्यों छुपाया। असल में यह है किस फेर में? क्यों ना सीधे सीधे पूछ लिया जाए। वह हथकंडा रेवती के मर्डर पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ, कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस बार मैंने चालाकी का जवाब चालाकी से देने का फैसला किया है। यानी इस भ्रम में फंसाए रखकर सच्चाई तक पहुँचना है कि मुझे इसकी हरकत का इल्म नहीं है। क्यों ना रिस्ट वॉच ही उड़ा ली जाए, वो हमें खुद बता देगी कि उसमें क्या खास बात है। एक छोटी सी कोशिश की थी मैंने, कामयाब ना हो सकी। इस वक्त सो रहा है क्यों ना? नहीं दिलशाद, सोते हुए आदमी का लॉकेट उतारने और चुस्त जीन्स की जेब से रिस्ट वॉच निकालने में फ़र्क है। पकड़े जा सकते हैं। वैसे भी 9:15 बज गए, 9:45 उसे फूलवती के पास पहुंचना, अतः जगाना होगा। अगला दृश्य। क्यों रे? चलती कार में फूलवती ने गौरव से कहा, बहुत बोल रहा था सुबह उस छोकरी के सामने। गलत कहा कुछ? क्या तू जानता नहीं? गलत वक्त पर सही बात कहना गलत बात होती है।
गौरव ने जवाब देने की जगह जेब से पैकेट निकाला। एक सिगरेट होठों पर लटकाई। पैकेट वापस रखने वाला था कि फूलवती ने कहा, एक इधर भी। गौरव ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। फूलवती ने एक नज़र पैकेट को देखा। सिगरेट नहीं निकाली उसमें से, बल्कि गौरव का घूरा। बोली, नहीं, तू कृपाल नहीं हो सकता। क्यों? कृपाल होता तो तुझे पता होता मैं सिगरेट ऐसे नहीं पीती। गौरव के होठों पर उभरने वाली मुस्कान गहरी हो गई। पैकेट से एक सिगरेट निकालकर फूलवती के होठों से लगाते हुए कहा, ऐसे पीती हो? फूलवती के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। मुंह से निकला, सचमुच कृपाल लगता है तू तो। गौरव ने दोनों सिगरेट सुलगाई। एक बात बहुत मार्के की कही तूने। फूलवती उन औरतों में से थी जो चुप नहीं बैठ सकती। ये कि हम दोनों एक ही हमाम के नंगे हैं, मगर ये बात उस सरकारी जासूस के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। बाबा खान मुझे बता चुके हैं, बड़ी खुर्राट है वो। और फिर तेरा क्या है? भले ही कृपाल सही, मगर कानून तो नहीं मानता ना। इसलिए तुझ पर चल रहे सारे मुकदमे कथित मौत के साथ बंद हो चुके हैं। अब तेरे द्वारा तेरे किए सारे गुनाह भी कबूल कर लिए जाएंगे तो वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर बाबा खान से संबंध साबित होते ही मुझे तो धर लेगी ना 12 के भाव। इसलिए इसलिए कबूल कर रही थी। वो लेटर वाला ड्रामा रचना पड़ा। दरअसल मामा बाबा खान बता चुके थे कि तुम मेरे पास आ रहे हो। उन्हें कैसे पता लगा? क्या पता। गौरव पुनः चुप रह गया। अच्छा एक बात बता, क्या बाबा खान से तू सच में पंगा ले बैठा? बशीर की लाश जंगारा के कदमों में डालकर जो मैंने किया उसे आज सारा देश जानता है। उसके बाद तुम्हारा ये सवाल क्या बेवकूफ़ाना नहीं है? यानी सचमुच उलझना चाहता है बाबा खान से? फूलवती की आंखें चौड़ी हो गई। गौरव ने संक्षिप्त जवाब दिया, उलझ चुका हूँ। सिर फिरा गया है तेरा? ऐसा ही सही। बाबा कौन है, उसके गैंग की ताकत जानता है ना? एक ही मुस्कान उभरी गौरव के होठों पर। बोला, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। उनके सामने चींटी जितनी अहमियत नहीं है तेरी। ये भी जानता हूँ। फिर भी? हाँ फिर भी। मगर क्यों? क्यों ये पागलपन कर रहा है? उसने मेरा मर्डर कराया। बाबा खान हत्यारा है मेरा। गलती तेरी थी। मेरी? और क्या? बाबा खान को कुचलने के ख्वाब जो देखने लगा था तू। तो ये बात तुम्हें भी बताई जा चुकी है। सब पता है मुझे। ये भी कि तूने रेवती को क्यों मारा। खैर, अब जो कर दिया ठीक किया। मगर अब सुनहरा मौका है तेरे सामने। बाबा खान ने खुद बुलाया है। मेरी सलाह है, सामने पड़ते ही पैरों में गिर जाना। जो अब तक किया कहा सबकी माफ़ी मांग लेना। और वो माफ़ कर देगा। शायद कर दे। मुंह से जवाब नहीं दिया गौरव ने। बहुत ध्यान से देखा फूलवती को। जो कह रही हो वो कहने के लिए बाबा खान ने तो नहीं कहा? ऐसे क्या देख रहा है? बाबा खान? वे क्या कहने लगे? मुमकिन न डर गया और समझौता चाहता हो। फूलवती के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे मारे हैरत के बड़ी मुश्किल से खुद को पागल होने से रोकने की कोशिश कर रही हो। गौरव की तरफ इस तरह देख रही थी वह जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नजर आने लगे। बोली, एक बशीर को क्या मार डाला? वाकई पागल हो गया तू तो। अगर ऐसा सोचने लगा है तो मुझे कोई शक नहीं रहा, दिमाग घूम गया तेरा। बाबा खान और तुझसे डरेंगे? समझौते का प्रस्ताव रखवाएंगे मेरे मुंह से? वो जानता है मेरे साथ त्रिवेणी भी है। तो क्या? क्या कर लेगी वो छोकरी? तुमने अभी कहा बाबा खान के मुताबिक वो बेहद खुर्राट है। तो इसका मतलब क्या ये निकलता है कि वो उससे डर जाएंगे? वो अकेली नहीं है, रॉ की पूरी ताकत है उसके साथ। तो इस खुशफहमी के साथ के तहत कूद रहा है तू? कृपाल सिंह यादव कभी किसी और की ताकत के बूते पर नहीं कूदा। जब भी जो किया अपने बूते पर किया। त्रिवेणी ने खुद मदद की पेशकश की। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? आज वो साथ है। करना भी रहे तो मेरा इरादा नहीं बदल सकता। बाबा गैंग मेरा कातिल है और मैं अपने कत्ल का बदला लेने की कसम खा चुका हूँ। होश में आ मूर्ख, होश में आ। कौन से नशे में चूर है तू? एक बात पूछूं? पूछ। तुम मेरे लिए इतनी परेशान क्यों? मतलब? मैं तो इस तरह से दुश्मन हूँ तुम्हारा? तुमने मुझे टिकट दिया, विधायक बनाया, और मैं तुम्हारी पार्टी के विधायक तोड़ शुक्ला से जा मिला। बात तो ठीक है। तब से आज ही मुलाकात हुई है। शिकायतें तो बहुत है। जो तूने किया था ठीक नहीं किया, मगर वो पॉलिटिकल पैतरेबाजी है, चलती रहती है। समझदार व्यक्ति दुश्मन को भी तेरी तरह आत्महत्या करते देखे तो दुख होता है ना। वो सब करने के लिए बाबा खान ने कहा था मुझसे। बाबा खान ने? हाँ। उसने जिसकी तू भगत है, वफादार है, गीतकारी है जिसके नाम के। ना वो पहले कभी किसी का हुआ ना आगे हो सकता है। वो जिसे तू रहनुमा समझती है अपना, उसी ने कहा था मैं तेरी पार्टी तोड़ दूँ। शुक्ला से जा मिलूँ, सौदा करूँ उससे, मंत्री पद हत्या लूँ। फर्स्ट आया कृपाल, फर्स्ट आया तू। तू तो मुझे ही बाबा खान के खिलाफ भड़काने लगा। हकीकत बता रहा हूँ। मैं जानती हूँ हकीकत। जानती है? इलेक्शन के बाद तूने बाबा खान से कहा शुक्ला को 5 विधायकों की ज़रूरत है। इधर मैं फूलवती की पार्टी के 4 विधायक तोड़ सकता हूँ। इजाज़त दें तो सौदा कर लूँ शुक्ला से। सरकार बनाने की खातिर वो मुझे मंत्री बना सकता है। और उसने इजाज़त दे दी। बात गौरव ने पूरी की।
ये नहीं कहा फूलवती हमारे साथ है, तुम उसकी पार्टी नहीं तोड़ोगे। तुमने जिक्र तक नहीं किया कि मैं तुम्हारे विधायक तोड़कर शुक्ला की पार्टी में मर्ज होने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से गलत नहीं किया बाबा खान ने। गलत इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसे गलत मानकर सामने आने की हिम्मत ही नहीं है तुम में तो है, वही काफ़ी है। तेरी पॉलिसीज़ तुझे मुबारक, मेरी पॉलिसीज़ मुझे। गौरव ने बुरा सा मुंह बनाया, बोला, ऐसे लोगों को मैंने कभी पसंद नहीं किया जो महज जिंदा रहने के लिए किसी के तलवे चाटते रहे। मैं भी इश्क फरमाने की इच्छुक नहीं हूँ तुझसे। थोड़े भेद भरे स्वर में कहा गौरव ने। फरमाया तो था कभी। वो इश्क नहीं, ज़रूरत थी, तेरी भी मेरी भी। फूलवती कहती चली गई। इलेक्शन जीतने से पहले तुझे मेरी नज़दीकी चाहिए थी और मुझे जवान पट्टा। तब से ज़्यादा जवान तो मैं अब हूँ, मगर मरने जा रहा है और मुझे मरने का शौक़ नहीं है। फूलो। गौरव के जवाब देने से पहले ड्राइवर ने कहा, हम पहुँचने वाले हैं। फूलवती को अपेक्षित स्वर, दिख रहा है। गौरव चौंका, बोला, ड्राइवर तुम्हें फूलो कहते हैं? फूलो मेरे प्यार का नाम है। प्यार का? वो ड्राइवर नहीं, पति है मेरा। पति? सन्नाटे में आ गया गौरव। हैरानगी की ज़्यादती के कारण दिमाग की नसें फटने को तैयार हो गई। फूलवती की तरफ कुछ इस तरह देखता रह गया जैसे वह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य हो। ज़बरदस्त इच्छा होने के बावजूद मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सका। जबकि होठों पर मुस्कान बिखेरती फूलवती ने कहा, तो क्या मुझे इतनी बेवकूफ़ समझ रहा था कि इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें किसी गैर के सामने करूँगी? मगर सॉरी, मैंने पहले महकार से तेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया। असल में ध्यान ही नहीं रहा, किंतु पहले कभी महकार से नहीं मिला। इलेक्शन के टाइम पर जब हम साथ थे तब बच्चों को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ था। गौरव पर कुछ कहते ना बन पड़ा। बहुत विश्वसनीय पति है महकार, ठीक वैसा जैसा मुझे चाहिए था। फूलवती कहती चली गई, मेरा हर राज अपने दिल में दफन रखता है। कभी कोई शिकायत नहीं करता और मैं भी शिकायत का मौका नहीं देती। इसकी हर सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती हूँ। क्यों महकार? महकार ने बैक व्यू मिरर के जरिए पीछे देखा, मुस्कुराया और बोला, हम जैसी ट्यूनिंग शायद दुनिया के और किसी पति पत्नी में ना मिले। सो तो है, गौरव इतना ही कह सका। गाड़ी एक झटके से रुकी। सामने बांस का बना विशाल दरवाज़ा था। महकार ने हॉर्न बजाया। दरवाज़ा इतना भारी था कि दो दरबानों ने मिलकर खोला। एक ने एक पल्ला संभाला था, दूसरे ने दूसरा। दोनों मिलिट्री कलर की वर्दी में थे। उस वक्त वे सैल्यूट की मुद्रा में खड़े थे जब महकार ने उनके बीच से गाड़ी गुजारी। गौरव को लगा वह किसी रियासत में दाखिल हो गया। सामने सफ़ेद संगमरमर का बना महल था। दाएं बाएं मुगलिया बाग जैसा लॉन। अनेक सड़कें थीं उस चारदीवारी के अंदर, कहीं झरना तो कहीं कृत्रिम झील। गाड़ी तेजी से दड़पड़ जैसी सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। रफ्तार के कारण किसी चीज़ पर गौरव की नज़र ठहर नहीं पा रही थी, मगर जितना भी देखा उसे लगा जीते जी स्वर्ग में आ गया है। लगता भी क्यों नहीं, प्रदेश के नंबर 1 उद्योगपति का बंगला था वो। देश के टॉप 10 उद्योगपतियों में से एक था, अजय सिंघानिया। गाड़ी महल के साथ साथ चली गई, सड़क पर दौड़ती पीछे पहुंची। यहाँ हेलीपैड था और हेलीपैड पर खड़ा था एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के नज़दीक 21 लोग खड़े थे। 20 के जिस्म पर काले सूट, काली पैंट, काली टाई और काले हैट थे। कूलों पर हॉलस्टर्स झूल रहे थे। उनमें मौजूद रिवॉल्वरों की मूठें साफ नजर आ रही थी। किसी कमांडो दस्ते के लोग लगते थे वे। और उनसे घिरा खड़ा था अंजय सिंघानिया, उम्र 55 के आसपास, जिस्म पर जूतों सहित दूध सा सफ़ेद लिबास। गुलाबी रंगत वाले अजय सिंघानिया का व्यक्तित्व ऐसा था कि सामने वाला देखते ही प्रभावित हो जाए। गाड़ी को देखते ही 22 साल के लड़के जैसी फुर्ती के साथ उसकी तरफ बढ़ा। कमांडोज उसे सुरक्षा घेरे में लिए लपके। गाड़ी रुकी, दरवाजे खुले। फूलवती के फूलवती से हाथ मिलाते सिंघानिया बोला, हेलीकॉप्टर तैयार है। बाबा खान का मेहमान भी। फूलवती ने गौरव की तरफ इशारा किया। गौरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सिंघानिया ने हाथ मिलाने के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अजीब लग रहा है तुमसे मिलकर। सुना है बाहर से कोई और हो, अंदर से कोई और। गौरव मुस्कुरा कर रह गया। सिंघानिया ने कमांडो की तरफ देखा। कमांडो ने एक कदम गौरव की तरफ बढ़ाने के साथ कहा, चलिए सर। गौरव उसके साथ चल पड़ा, जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। 5 कमांडो उसको साथ लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। बाकी अन्य सिंघानिया को घेरे वहीं खड़े रहे जहाँ फूलवती भी थी। महकार ड्राइवर की तरह अपनी सीट पर बैठा रहा। अगला दृश्य। दूर दूर तक धरती का नामो निशान नहीं था। दृष्टि के अंतिम छोर तक या तो आकाश नजर आ रहा था या समुद्र। पिछले 5 मिनट से हेलीकॉप्टर एक ही दायरे में चक्कर काट रहा था। गौरव लापरवाही के साथ सिगरेट फूंकता रहा। हेलीकॉप्टर में या तो वो था या चालक। सफ़र के दरमियान न गौरव ने उससे कोई बात की थी, न उसने गौरव से। दोनों अपरिचित थे, अपरिचित ही रहे। करीब 1 मिनट बाद पानी के गर्भ से एक विशाल पनडुब्बी बाहर निकली और जलपोत की तरह सागर की छाती पर दंदनाने लगी। हेलीकॉप्टर विशाल पक्षी की तरह उसकी तरफ लपका। कुछ देर बाद वह पनडुब्बी के कुछ देर बाद वह पनडुब्बी के ओपन एरिया पर लैंड हुआ। वहाँ पहले से ही हथियारबंद लोग मौजूद थे। वर्दी ऐसी थी जैसे चीते की खाल से बनाई गई हो।
और उनके बीच मौजूद था जिंगारा। दृष्टि उसी पर टिकाए गौरव हेलीकॉप्टर से उतरा। वर्दीधारियों ने उसे अपने दायरे में ले लिया। चालक ने जिंगारा से कहा, सर, सिंघानिया साहब को हेलीकॉप्टर में एक बिजनेस डीलिंग पर जाना है। तुम जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू, कहने के साथ उसने पुनः इंजन स्टार्ट कर दिया। अगला दृश्य। पनडुब्बी के अनेक हिस्सों से गुजरने के बाद वे एक ऐसे कक्ष में दाखिल हुए जहाँ बाबा खान फर्श पर मसनद लगाए बैठा था। अपनी दाईं कोहनी एक गोल तकिए पर टिका रखी थी उसने। उन्हें देखते ही सीधा होकर बैठता हुआ स्वागत सा करता बोला, आओ कृपाल, बैठो। गौरव बगैर कुछ कहे मसनद पर ठीक उसके सामने बैठ गया। तुम भी बैठो जिंगारा। जिंगारा ऐसे स्थान पर बैठा जहाँ से वह गौरव और बाबा खान के बराबर दूरी पर था। पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे त्रिभुज के 3 कोणों पर बैठे हों। बाबा खान ने वर्दीधारियों को जाने का इशारा किया। उधर वो कक्ष से बाहर गए। इधर बाबा खान ने पुनः गोल तकिए पर कौनी टिकाते हुए कहा, क्या सोचते हो तुम? हमने तुम्हें क्यों बुलाया? गौरव ने सपाट स्वर में कहा, कोई काम होगा मुझसे? काम? तुमसे? जिंगारा क्या उठा। और बाबा खान को? गुस्सा नहीं जिंगारा, गुस्सा नहीं, बाबा खान ने कहा। गुस्सा आदमी के विवेक को खा जाता है। और फिर गलती भी तो नहीं कहा, गलत भी तो नहीं कहा कृपाल ने। काम ही तो है मैं इससे। जिंगारा चुप रह गया। एक पल के लिए खामोशी छा गई। गौरव बोला, एक बात मैं भी पूछूं बाबा खान? हज़ार पूछो। आप क्या सोचते हैं मैं क्यों आ गया यहाँ? आना तो पड़ता ही। जिंगारा पुनः टपका। तुम्हारे माँ बाप हमारे चंगुल में। वही। गौरव गुर्रा है। वही गलतफहमी निकालना चाहता हूँ तुम लोगों के दिमाग से। जानता था तुम यही सोच रहे होगे, मगर सच्चाई ये नहीं है। क्या है सच्चाई? मैं आपकी, उसने बाबा खान की आंखों में आंखें डाली, आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहना चाहता था। आंखों में आंखें तो तुम डाल ही चुके हो। आंखों में आंखें तो डाल ही चुके हो, अब कह भी तो चुके हैं ना। बाबा खान के होठों पर दिलचस्प मुस्कान खेल रही थी। इतना कायर नहीं समझता था मैं आपको। पलक झपकते ही जिंगारा का चेहरा तमतमा उठा। कुछ कहने ही वाला था कि बाबा खान ने इशारे से रोकने के साथ गौरव से पूछा, कितना? कि जंग के पहले ही मोर्चे पर शिकस्त कबूल कर लेंगे? शिकस्त? यह शिकस्त नहीं तो और क्या है? कि आप मेरे माँ बाप पर हमला करते हैं। गौरव उत्तेजनात्मक स्वर में एक एक शब्द को चबाता चला गया। हमला भी ऐसा कि उन्हें मार नहीं डालते बल्कि किडनैप करते हैं। किडनैप करने का एक ही मतलब हुआ, ये कि अपनी समझ में आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं। ऐसी चालें जियाले नहीं डरपोक चला करते हैं बाबा खान। जियाले पीठ पर नहीं सीने पर वार करते हैं, जबकि आपने दोनों बार मेरी पीठ पर वार किया। दोनों बार? बगैर मुझे सावधान किए ट्रक से कुचलवाना पीठ पर वार नहीं तो क्या था? एक हद तक बात ठीक है। और अब शायद मेरे माँ बाप को मार डालने की धमकी देकर? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। तो फिर किडनैप क्यों किया उन्हें? कैद क्यों कर रखा है? मार क्यों नहीं डालते? मतलब? केवल दो रास्ते हैं। या तो मेरे माँ बाप को छोड़ दो, वादा करो उन्हें हाथ नहीं लगाओगे, या ख़त्म कर दो उन्हें ताकि जो नंगी तलवार मेरी गर्दन पर लटक रही है वो हट सके। इतने मत डरो बाबा खान, इतने मत डरो कि एक अकेले शख्स को जीतने के लिए उसके माँ बाप को कैद करने की ज़रूरत पड़े। हौसले वाले हो तो खुलकर आओ मैदान जंग में, मुकाबला मुझसे करो। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? जिंगारा चीख पड़ा। पता नहीं कौन से नशे में चूर हुए हो, जाने क्या क्या पके चले जा रहे हो। उनका अपहरण हमने डर कर नहीं, तुम पर कोई दबाव बनाने या जंग जीतने के लिए नहीं किया। सच्चाई सुनकर हर आदमी को इसी तरह तिलमिलाना पड़ता है जिंगारा। उत्तेजित अवस्था में गौरव उससे कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहता चला गया, अरे अगर डरे नहीं हो तो क्यों किडनैप किया उन्हें? क्यों कैद कर रखा है? जिंगारा की मुट्ठियों और दांत भिज गए। कसमसा उठा हुआ जी चाहा ऐसी समय गौरव को चीर फाड़ कर डाल दे। बड़े ही बेबसी भरे अंदाज में बाबा खान की तरफ देखा उसने, और बाबा खान ने पूरी तरह शांत एवं संयंत्र स्वर में कहा, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं बल्कि एक सौदा करने के लिए अगवा किया गया। मतलब? तुम्हारे पास एक रिस्ट वॉच है। हाँ तो? वो हमारी, माँ बाप तुम्हारे। तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गौरव ने। भभकते चेहरे के साथ बाबा खान की तरफ देखता रह गया। बाबा खान ने हाथ बढ़ाकर उसका गाल थपथपाते हुए कहा, और खुरदार, सौदा तभी होता है जब अगर आपको सामने वाले से कुछ लेना हो या बदले में कुछ देना हो। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, सो जुटाना पड़ा। आपको गलतफहमी हुई। वो कैसे? रिस्ट वॉच मेरे पास नहीं है। बच्चों जैसी बात मत करो कृपाल, मैं समझा नहीं। तुम जानते हो, या तो हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जब जानते हैं तो जो जानते हैं वो गलत नहीं होता, और हम जानते हैं कि बशीर के मर्डर के बाद रिस्ट वॉच तुम्हारे पास है। गौरव ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, गलत जानते हैं आप। इसका मतलब रिस्ट वॉच तुम्हें माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है? यानी अगर मैं रिस्ट वॉच नहीं दे देगा तो आप उन्हें मार डालेंगे? इतनी आसानी से नहीं तो? जिंगारा, यस बाबा खान, इस बेवकूफ़ लड़के ने हमें मजबूर कर दिया है। जिंगारा बाबा खान के इन लफ्ज़ों का मतलब अच्छी तरह समझता था। पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी चमक उभरी जो लोगों के चेहरों पर अपना पसंदीदा हुक्म सुनने पर उभरती। कुटिल मुस्कान के साथ गौरव की तरफ देखता वह उठा, कक्ष की एक दीवार के नज़दीक पहुंचा, एक बटन दबाया।
कक्ष की दीवार सरसराहट की आवाज़ के साथ अपने स्थान से हट गई। उसके स्थान पर कांच की दीवार नजर आने लगी। दीवार ही नहीं बल्कि कांच का पूरा एक कमरा था वो। कमरे में पानी भरा था। पानी के भी नजर आ रहे थे कृपाराम और शारदा, पतली जंजीरों के जरिए दो अलग अलग कुर्सियों के साथ बंधे थे वे। दोनों की पीठ पर एक एक सिलेंडर था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। उनके चारों तरफ चार एक्वेरियम रखे हुए थे और एक्वेरियम में नजर आ रही थी पानी में तैरती सुनहरे रंग की छोटी छोटी मछलियाँ। गौरव के जबड़े कस गए, जैसे खुद को कुछ कहने से रोक रहा हो। तुमने आदमी को मछलियाँ खाते देखा होगा, बाबा खान ने कहा। तुम भी बड़े चाव से खाते हो, मगर मछलियों को आदमी खाते नहीं देखा होगा। जो मछलियाँ इस एक्वेरियम में नज़र आ रही हैं दरअसल उनकी और गिद्ध की प्रकृति में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस तरह गिद्ध आदमी का गोश्त देखते ही लपकता है, ठीक उसी तरह यह मछलियाँ भी आदमी के गोश्त की दीवानी हैं। आदमखोर मछली कहा जाता है इन्हें। समुद्र के अंदर 1,000 फुट से ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं। उससे ऊपर आना इन्हें पसंद नहीं, इसलिए कभी इंसानी कांटों में नहीं फंसती। दांत भींचे रखकर गौरव कर रहा है। अगर आप मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद ये सब दिखा रहे हैं बाबा खान, और सोच रहे हैं मैं टूट जाऊंगा, तो इतना ही कहूँगा कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। मैं वो शख्स हूँ जो गिरधारी लाल द्वारा अपनी माँ से रेप करने की धमकी के बावजूद मुर्गा नहीं बना। ऐसी धमकियों के सामने झुकना फितरत ही नहीं है मेरी। इनके दांत शिकारी चूहों से कई गुना ज़्यादा पहने होते हैं। अपनी धुन में बाबा खान इस तरह कहता चला गया जैसे गौरव का कोई लफ्ज़ उसके कानों में ही ना पड़ा हो। जिंगारा, कृपाल को इनके दांतों का पैनापन दिखाओ। हुक्म मिलते ही जिंगारा ने एक और बटन दबा दिया। चारों एक्वेरियम के एक एक दीवार एक साथ हट गई। सुनहरी मछलियाँ आज़ाद होते ही पानी में तैरती कृपाराम और शारदा जिस्म की तरफ झपटी। आनन फानन में न सिर्फ उनके नज़दीक पहुंच गई बल्कि जगह जगह से उनका गोश्त नोचने लगी। वे तड़प उठे। एक्शन से पता लग रहा था कि चीख भी रहे, मगर आवाज़ ऑक्सीजन मास्क के अंदर घुटकर रह गई। मछलियाँ कृपाराम और शारदा के जिस्म को जहाँ से नोच लेती वहीं छोटा सा जख्म बन जाता, और जब वे उस जख्म से गोश्त खींचती तो खाल और मांस के तार से खिंचते साफ नजर आते। ऑक्सीजन उन्हें मरने नहीं देगी और मछलियाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगी, बाबा खान ने कहा। मगर इतनी जल्दी नहीं, काफ़ी छोटा है मछलियों का पेट, माल ज़्यादा है। सारा गोश्त खाने में, दोनों का कंकाल बना देने में कम से कम 5 दिन लगेंगे उन्हें। जानता था बाबा खान, जानता था मुझे ऐसा ही कुछ दिखाओगे। गौरव हलक फाड़ कर चिल्ला उठा। लेकिन कह चुका हूँ कुछ नहीं होने वाला इन हथकंडों से। मेरी नमाज का वक्त हो गया जिंगारा, बाबा खान ने उठते हुए कहा। चलता हूँ। ये तुम्हारी शिकस्त है बाबा खान, शिकस्त है तुम्हारी। गौरव भी मसनद से उछलकर खड़ा होता कर जा। इससे करारी शिकस्त और क्या होगी कि एक अकेले शख्स से तुम सीधी जंग में नहीं जीत सके। उसके बेकसूर माँ बाप को सज़ा देकर झुकाना चाहते हो उसे, मगर मैं तो पहले ही तैयार था इस सब के लिए। मार डालो, मार डालो मेरे माँ बाप को, ताकि मैं आज़ाद हो सकूँ। हमें अफसोस है कृपाल। बाबा खान का लहजा अब भी शांत और संयंत्र था। बात समझाई जाने के बावजूद तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये सब तुम पर दबाव बनाने या झुकाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ रिस्ट वॉच हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तुम कह रहे हो रिस्ट वॉच तुम्हारे पास नहीं है। हम जानते हैं ये झूठ है। ना जानते होते तो ये सब ना होता। रही तुमसे डरने और शिकस्त खाने की बात, तो ये मंजर देख लो। वादा रहा तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उछल कूद करने का पूरा मौका मिलेगा तुम्हें। ये लो। गौरव ने जेब से रिस्ट वॉच निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रही रिस्ट वॉच। हम जानते तो तुम इसे साथ लाए हो। बाबा खान मुस्कुराए। चाहते तो जेब में हाथ डालकर निकाल भी सकते थे, मगर तुम्हारे ही कर कमलों से चाहिए था ये हमें। साबित करना था कि गिरधारी लाल था और हम हैं। मछलियों को वहाँ से हटाओ। वो सब जिंगारा कर लेगा। नमाज का वक्त हो गया। कक्ष के दरवाजे की तरफ बढ़ते बाबा खान ने कहा, जिंगारा रिस्ट वॉच ले लो और वो करो जो ये चाहता है। जिंगारा ने रिस्ट वॉच उसके हाथ से छीन ली। अगला दृश्य। दिलशाद क्या उठा। रिस्ट वॉच तो उनके कब्जे में पहुंच गई लगता है मैडम। बात को समझ नहीं आ रही, त्रिवेणी बड़बड़ाई। अगर रिस्ट वॉच बाबा खान के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे हासिल करने के लिए कृपाराम और शारदा को किडनैप करना पड़ा, तो अब तक उसे बशीर जैसे छोटे और महत्वहीन प्यादे की कलाई पर क्यों छोड़े रखा गया? मुमकिन है उसका महल बाबा खान को बशीर की हत्या के बाद ही पता लगा। त्रिवेणी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मेज़ पर रखे शक्तिशाली ट्रांसमीटर से गौरव की आवाज़ निकलकर रॉ के स्थानीय ऑफिस के कमरे में गूंजी। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पहले मिलना पसंद करोगे या उनका इलाज कराया जाना? वो आवाज़ चिंगारा की थी। मतलब? गौरव ने कहा। मछलियों ने काफ़ी गोश्त नौच लिया होगा उनका। पनडुब्बी में मौजूद बाबा खान के डॉक्टर के पास ऐसी दवाएं हैं जो जल्दी जख्म मर देंगी। पूछ ये रहा हूँ, तुम उनसे मिलने को प्राथमिकता दोगे या इलाज को? इलाज को। उसी की तैयारी है। इसके बाद खामोशी छा गई। दिलशाद ने त्रिवेणी से कहा, क्या सोचती हैं आप? क्या वे उसे और उसके माँ बाप को छोड़ देंगे? होना तो यही चाहिए। क्यों? चाल बहुत खूबसूरत चल रहा है कृपाल। चाल? दिलशाद चौंका। कैसी चाल? इसका मतलब तुम सिर्फ आवाज़ें सुन रहे हो दिलशाद, समझ नहीं रहे बातों को। पता नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम मुलाकात का अंजाम जान लें। अगला दृश्य।
बाबा खान कक्ष में दाखिल हुआ। सिर में वह टोपी उतारी जिसे पहनकर नमाज पढ़ता था। मोहक मुस्कान के साथ गौरव की तरफ देखता बोला, और क्या कहना है तुम्हें? क्या मुझे सिर्फ रिस्ट वॉच की खातिर बुलाया गया था? तुम जानते हो एक ही बात को बार बार कहने की आदत नहीं है मुझे। अगर ये सच है, गौरव ने बुरा सा मुंह बनाया, तो लानत है अब पर। जिंगारा गुर्रा उठा। जुबान संभाल कर बात कर लड़के। और कहूँ भी क्या? गौरव ने बगैर ज़रा भी डरे कहा। मैं स्वप्न तक में नहीं सोच सकता था कि इतने इतने टुच्चेपन पर उतर आएंगे आप। मरने से पहले रेवती ने रिस्ट वॉच को 2 टके की कहा था। यह भी कहा था कि लाखों डॉलर्स की अहमियत ही क्या है बाबा खान के लिए। इसलिए रिस्ट वॉच इनाम के तौर पर बशीर को दे दी गई। और यहाँ आने से पहले तक इस बात को सच भी मानता था मैं। मगर हद हो गई। कुछ लाख डॉलर की रकम बाबा खान के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि मेरे माँ बाप को किडनैप करना पड़ा। और रकम भी मेरी। स्विस बैंक में मेरी कमाई हुई रकम है बाबा खान। अगर उस पर नीयत डोल गई थी आपकी, तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीधा साधा मैसेज भिजवा देते मेरे पास कि बाबा गैंग की मुफलसी अब इतनी बढ़ गई है, मैं यूं ही चंदा समझ कर भिजवा देता। भन्नाया हुआ जिंगारा पुनः कुछ कहने वाला था कि बाबा खान ने एक इशारे से रोका। गौरव की तरफ देखता होठों पर मुस्कान लिए बोला, क्या बैंक में सचमुच सिर्फ चंद डॉलर हैं? और क्या होता है उसमें? गौरव थोड़ा हड़बड़ा सा गया था। बाबा खान ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, सच कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे ख्याल से बैंक लॉकर में कुछ और है। कुछ ऐसा जिसकी कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर से ज़्यादा है। अच्छा। कहने के बाद ठहाका लगाकर हंस पड़ा गौरव। बोला, तो ये बात है। आपको किसने बताया ये राज? तुम्हारी हरकतों ने। हरकतों? पत्नी होने के नाते रेवती से ये कहा कि अगर अचानक मुझे कभी कुछ हो जाए तो याद रखना स्विस बैंक में मेरा एक लॉकर है। लॉकर को वह कोई भी शख्स ऑपरेट कर सकता है जिसके पास उससे कनेक्टेड कोड कार्ड हो। और वह कोड कार्ड मैंने अपनी रिस्ट वॉच में छुपा रखा है। लाखों लॉकर में लाखों डॉलर्स हैं। मेरे बाद वो तुम्हारे काम आएंगे। हमारी एजेंट होने के नाते ये बात रेवती ने उसी रात बता दी थी जिस रात तुमने उसे बताई। परंतु इस इन्फॉर्मेशन का हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं था। रकम तुम्हारी थी, तुम उसे चाहे जहाँ रखो। ये तुम्हारा पर्सनल मामला था। रूपम के रूप में लौटते ही रेवती से रिस्ट वॉच के बारे में पूछा। बात स्वाभाविक थी। बहरहाल सवाल तुम्हारे लाखों डॉलर्स का था। वो भी बिल्कुल सच है जो मरते वक्त रेवती ने कहा। वाकई रिस्ट वॉच इनाम के तौर पर बशीर को दे दी गई थी। यह सब इसलिए होता रहा क्योंकि हम खुद भी इस धोखे के शिकार थे कि रिस्ट वॉच की कीमत केवल चंद डॉलर्स है। मगर नहीं, हकीकत में नहीं है। यह एहसास हमें तब हुआ जब जिंगारा ने बताया कि बशीर की लाश की कलाई से रिस्ट वॉच गायब है। माथा ठनक गया हमारा। दिमाग ने साफ साफ कहा, वैन की इतनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेद कर, इतने खतरे उठाकर तुम जो बशीर तक पहुंचे, तो वो बशीर तक नहीं बल्कि रिस्ट वॉच तक पहुंचे थे। उसकी जान से ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी तुम्हें। माफ़ करना बाबा खान, गौरव ने व्यंग्य किया। ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं आप। और हम जानते हैं। उसके शब्दों पर ध्यान दिए बगैर बाबा खान कहता चला गया, लाखों डॉलर्स की तुम्हारे लिए भी इतनी अहमियत नहीं है कि उनके लिए जान को इस कदर जोखिम में डालो जिस कदर अपने मिशन के तहत डाली। दिमाग ने कहा, यकीनन लॉकर में कोई अत्यंत कीमती वस्तु है। तुम्हारी इस हरकत ने अचानक रिस्ट वॉच हमारी नज़रों में भी महत्वपूर्ण बना दी। और हम ये सौदा करने पर मजबूर हो गए। आपके ख्याल से और क्या हो सकता है लॉकर में? ये बात हमें तुमसे पूछनी चाहिए। लॉकर तुम्हारा है, तुम्हें ज़रूर मालूम होगा उसमें क्या है। मगर नहीं पूछ रहे। क्यों? तुम जानते हो बेवजह झक मारने की आदत नहीं है हमें। रिस्ट वॉच मिल चुकी है। तुम्हारे जाने से पहले इसे खोलकर ये भी देख लिया जाएगा कि कोड कार्ड है या नहीं। हुआ तो अपना कोई भी आदमी स्विस बैंक देगा, लॉकर खुलवा लिया जाएगा। जो बात इतनी आसानी से पता लग सकती है उसके लिए तुमसे झक मारने की क्या ज़रूरत है? गौरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जिंगारा ने कहा, सर। दोनों की तवज्जो उसकी तरफ गई। वो एक छोटे से पेचकस की मदद से रिस्ट वॉच को खोल चुका था। इस वक्त उसके हाथ में कॉन्टेक्ट लेंस जितना बड़ा एक कार्ड था। बाबा खान ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया और अच्छी तरह उलट पलट कर देखने के बाद बोला, गुड। मैं फिर कहता हूँ बाबा खान, गौरव ने कहा, बेवजह परेशान हो रहे हैं आप। लॉकर में डॉलर्स के अलावा कुछ नहीं है। ओके। कार्ड अपनी जेब में डालते बाबा खान ने कहा, उसमें जितने भी डॉलर्स होंगे सब तुम्हारे। मतलब? साफ है, डॉलर्स तुम्हारे और कुछ हुआ तो हमारा। पता नहीं आपको क्या वहम। दिक्कत में तो अब तुम नज़र आ रहे हो कृपाल। जाने क्यों चेहरा फक पड़ता जा रहा है तुम्हारा। जबकि हमारे वादे के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई तुम्हारी। फ्री सर्विस मिल रही है। हमारा आदमी स्विस जाएगा, तुम्हारे डॉलर्स निकाल कर लाएगा और तुम्हें सौंप देगा। ओके बाबा खान, ओके। गौरव ने ऐसे लहजे में कहा कि सहमत हो। एकाएक जिंगारा ने कहा, मैं कुछ कहूँ बाबा खान? बोलो। मेरे ख्याल से इसे तब तक नहीं जाने देना चाहिए जब तक हमारा आदमी स्विस बैंक का लॉकर ऑपरेट करके लौट नहीं आए। ये बाबा खान, ये हैं तुम्हारे प्यादे? बाबा खान को प्रतिक्रिया से पहले गौरव दांत भींच कर क्या उठा। अभी तो एक ही मात दी है मैंने इसे, और ये इतना ज़्यादा डर गया। और यही क्यों? उस डर की परछाई तो आप तक की आंखों में देख रहा हूँ मैं।
बाबा खान हंसा, बोला, हमारी आंखों में? फूलवती ने कहा था मैं आपसे अपने लिए माफ़ी मांग लूँ। बाबा खान की आंखें सिकुड़ गईं। मुंह से निकला, तो आपकी और आपके इस प्यादे की हालत देखकर मेरा मन कुछ और ही करने को कर रहा है। कहो। अगर यही हालत है आपकी तो मेरे पास इस जंग को यहीं ख़त्म कर देने का एक फार्मूला है। बताना चाहते हो तो बता डालो। माफ़ी मांग लो मुझसे। जुबान संभाल मच्छर, जुबान संभाल। चीखने के साथ चिंगारा ने झपट कर दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ लिया और दांतों पर दांत जमा कर रहा है। अब एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो चीर फाड़ कर रख दूंगा यहीं। यही कर सकते हो तुम, सिर्फ यही। खुद को एक झटके से छुड़ाता गौरव उससे कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखा। मैं जानता था, कहते भले ही चाहे जो रहो, लेकिन बुलाया तुमने मुझे यही करने के लिए था, अपनी पनडुब्बी पर, जहाँ चारों तरफ तुम्हारे आदमी हैं। इतने सारे गीदड़ मिलकर एक शेर को मार डालने के अलावा और कर भी कह सकते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि बाबा गैंग, पूरा बाबा गैंग मिलकर कृपाल नाम के वाहिद शख्स को फील्ड में नहीं मार सका, इतना डर गया कि अपने हेडक्वार्टर पर बुलाकर ख़त्म किया, तो लोग थूकेंगे बाबा गैंग पर, धिक्कारेंगे तुम्हें। और ये तुम्हारी नहीं, मेरी जीत होगी बाबा खान, मेरी। कह तो ठीक रहे हो तुम, बाबा खान बोला। क्यों जंगारा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक नहीं कह रहा? गुस्ताखी माफ़ करें बाबा खान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इतनी बदतमीजियाँ क्यों। हमारे साथ तुम्हें 20 साल हो गए जंगारा। क्या तुमने पहले कभी किसी को इस अंदाज में ऐसे तेवरों में बात करते देखा है? नहीं बाबा खान, नहीं। तभी तो तभी तो अच्छा लग रहा है ये हमें। जी, जी चाह रहा है मुंह चूम लें इसका। मौत से ज़रा भी तो नहीं डर रहा पट्टा। कहने के साथ वे आहिस्ता आहिस्ता चलता गौरव के नज़दीक पहुंचा। क्यों बरखुरदार, मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? मौत से तो मैं बचपन से नहीं डरा बाबा खान। तुमने कत्ल कराया, फिर अनिल ने मार डाला, उसके बाद भी जिंदा हूँ। इन मौतों ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि जब तक वो नहीं चाहता तब तक कोई नहीं मर सकता। फिर मौत से क्या डरना? हुक्म दो अपने प्यादे को, दिखाओ मुझे मारने की बुजदली। वो नहीं चाहता होगा तो एक बार फिर तुम्हें नेस्तो नाबूद करने किसी और के जिस्म के साथ लौट आऊँगा। देखा, देखा जिंगारा, हमें नेस्तो नाबूद करने की कितनी ज़बरदस्त ख्वाहिश है इसमें। पता नहीं आप मुझे हुक्म क्यों नहीं दे रहे? जिंगारा गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। 2 बार मरने के बाद बच क्या गया? पंख निकला इसके। समझ बैठा है कि ये मर ही नहीं सकता। इजाज़त दीजिए आप, मैं इसके जिस्म ही नहीं बल्कि रूह तक के टुकड़े कर दूंगा। ठहाका लगाया गौरव ने, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे कोई जवान बुजुर्ग की बचकानी बात पर हंसा हो। बोला, तुम उसके टुकड़े करने की बात कर रहे हो मूर्ख, जिसे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता, जो दुख सुख हंसी खुशी कुछ भी महसूस नहीं करती। और वो वही है जो बार बार चोला बदल कर तुम्हारे सामने आ रही है। जंगारों से घूरता रह गया। बाबा खान ने कहा, यकीनन तुम बहादुर भी और चालाक भी, मगर मगर असल में इस वक्त बेवजह अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो। हम खुद वही करने वाले हैं जो तुम चाहते हो। क्या चाहता हूँ मैं? तुम जो हमारे ज़मीर को ललकार रहे हो, बार बार बुज़दिल और कायर कह रहे हो, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर यहाँ तुम्हें ख़त्म किया गया तो ये हमारी हार होगी। ये सब इस बात से डर कर कह रहे हो कि कहीं सचमुच हम तुम्हें यहीं ना मार डालें। ये आपका वहम। सब्र से काम लो लड़के, बहुत बोल चुके, अब हमें कहने दो। पहली बार बाबा खान उसकी बात काटकर थोड़े कड़े स्वर में कहता चला गया, हमें चढ़ाने की, हमारी खुददारी को जगाकर यहाँ से बच निकलने की जिस चाल पर तुम काम कर रहे हो, ऐसा मत समझो हम उसे समझ नहीं रहे। तुम जानते हो यहाँ जिस क्षण चाहें तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं। ये भी जानते हो हमारे सामने गिड़गिड़ा कर कोई बच नहीं सकता। इन हालात में बचने का एक ही रास्ता सूझा तुम्हें, ये कि हमारे दिमाग में ये बैठा हो कि अगर यहाँ मारा गया तो ये हमारी शिकस्त होगी। अपनी तरफ से बुरा पैतरा नहीं लाए तुम, मगर जैसा कि कहा, बेवजह एनर्जी नष्ट कर रहे हो। ये फैसला हम तुम्हारी बातें जानने के बाद नहीं, बहुत पहले कर चुके हैं कि मारा तुम्हें फील्ड में ही जाएगा, ताकि दूसरों को सबक मिल सके कि बाबा गैंग के खिलाफ सिर उठाने का अंजाम क्या होता है। यहाँ तुम्हें केवल रिस्ट वॉच की खातिर बुलाया गया था। गौरव मनी मन मुस्कुराया। यह जानकर शायद तुम्हें और खुशी होगी कि हम वादा करते हैं, दाएं बाएं से कोई हमला नहीं किया जाएगा तुम पर। जो भी हमला होगा सीधा तुम ही पर होगा। अब एक बात मैं भी कह दूं बाबा खान? गौरव के होंठों पर गहरी मुस्कान थी। कह दो। मैं बाबा गैंग को जड़ों से उठाकर उसमें उखाड़कर उसमें मट्ठा झोंक दूंगा। यही, बाबा खान मुस्कुराया, तुम्हारे यही तेवर तो हमारी दिलचस्पी का बायस बने। माफ़ करें बाबा खान, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है ये नादान। जंगारा के धैर्य का बांध टूटा तो कहता चला गया, पूरे गैंग की बात तो बहुत दूर है, ये मुझसे बाबा गैंग की एक छोटी सी शाखा से ही निपट कर दिखा दे तो। वेरी गुड जंगारा। बात अधूरी सुनने के बावजूद उसका पूरा मतलब समझाते हुए बाबा खान ने कहा, बात पसंद आई। अपने तुम जैसे सिपा सलार से एक शेख चिल्ली की बातों के जवाब में मैं ऐसे ही कुछ सुनना चाहते थे। शेख चिल्ली? मैं तुम्हें आज लग रहा हूँ बाबा खान, कल नहीं लगूंगा। जंगारा की बात पर ध्यान दो, गौर से सुनो वो क्या कह रहा है। और एक वादा और रहा,
अगर तुम चिंगारा ग्रुप को मात देने में कामयाब हो जाते हो तो हम समझेंगे पूरे बाबा गैंग को मात दे सके। गौरव धिक्कारपूर्ण अंदाज में मुस्सा। ऐसे वादे मत करो बाबा खान जो निभाए ना जा सकें। बाबा खान पैदा ही वादे निभाने के लिए हुआ है। यानी एक तरफ तुम और वो छोकरी, दूसरी तरफ पूरा बाबा गैंग। तुम्हारे ही शब्दों में लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे बाबा गैंग टकराने भी चला तो किससे। इसलिए अब तुम्हें गैंग की सिर्फ एक शाखा से टकराना है। जिस दिन चिंगारा ने हमसे ये कह दिया कि ये तुमसे मात खा चुका है, उस दिन हम तुम्हें बाबा गैंग विजेता मान लेंगे। और अगर ये बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचा तो बाकायदा यहाँ बुलाएंगे तुम्हें। बाकी अहदेदार भी होंगे, भव्य समारोह होगा, अभिनंदन किया जाएगा तुम्हारा। स्वीकार किया जाएगा कि बाबा गैंग तुमसे साथ मात खा गया। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल गए बाबा। ज़्यादा हम नहीं, तुम बोल गए हो बरखुरदार। कभी कहते हो हमें मार डालोगे, कभी कहते हो गैंग को नेस्तो नाबूद कर दोगे। हमने तो सिर्फ जवाब दिया तुम्हारे बड़बोलेपन का। और बड़बोलेपन की सिर्फ दो वजह हो सकती हैं। पहली वो छोकरी और उसकी संस्था। दूसरी तुम्हें यह वहम हो जाना है कि तुम मर नहीं सकते, अमर हो चुके हो। बार बार मारे जाने के बावजूद नए शरीर में आ जाओगे। मगर याद रहे, इधर तुम शरीर बदलते रहना, उधर चिंगारा नए शरीर के टुकड़े करता रहेगा। देखना यही है कि ये खेल कब तक चलता है। मतलब उससे टकराना चाहते हो जो मेरे शरीर चेंज कर रहा है। अब जिससे भी है, टकराव हमारा नहीं चिंगारा का है। तो चलूँ मैं? गौरव के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। कृपाराम और शारदा को नहीं ले जाओगे? उन्हें ही लेने आए तो फिलहाल अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हूँ। जिंगारा ने रिस्ट वॉच को मिट्टी में भीजते हुए कहा। कामयाब हम भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वो साला खद्दर वाला के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके आगे की कहानी में अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।